नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमेरिका जीनस में। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का इंटरप्रिटेशन क्लॉज। गाइस, हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर सीरीज स्टार्ट कर दी है लेक्चर्स की। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन वीडियोस के बारे में मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इंटरप्रिटेशन क्लॉज से। इंटरप्रिटेशन क्लॉज में सेक्शन 2 के वेरियस क्लॉजेस जो हैं वो डिफाइन करते हैं वेरियस टर्म्स को। जैसे कि सेक्शन 2 क्लॉज ए में बताया गया है प्रपोजल क्या होता है। मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू abstain फ्रॉम डूइंग एनीथिंग with a view to obtaining the assent of that other to such act abstinence, he is said to make a proposal। तो गाइस, इसमें बताया गया है जब एक व्यक्ति अपनी इच्छा जाहिर करता है किसी के सामने कोई एक्ट करने के लिए या फिर कोई एक्ट ना करने के लिए, ठीक है, टू डू समथिंग और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, ठीक है, कुछ ऐसा एक्ट जो वो कर सकता है उसके कहने पर, उसकी इच्छा जाहिर कर रहा है वो कि मैं कर दूंगा अगर आप कहोगे, या फिर आप नहीं कहोगे तो मैं नहीं करूंगा। ऐसा कुछ क्यों कह रहा है वो? ताकि वो सामने वाले व्यक्ति की कंसेंट ले सके। ठीक है जी, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। ए एक व्यक्ति है जो बी को कहता है कि आपका जो रेडियो सेट है आप मुझे बेच दीजिए 1,000 रुपये में। मैं आपको, मतलब उसने कह दिया ना कि 1,000 रुपये में, तो मतलब आप कहोगे तो मैं आपको 1,000 रुपये दे दूंगा। विलिंगनेस शो कर रहा है कि मुझे आपका रेडियो चाहिए है। फॉर एग्जाम्पल, मैं मेरे दोस्त को कहता हूँ कि भाई साहब आपके पास जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बुक है ना वो आप मुझे बेच दीजिए। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, मैं अपनी इच्छा जता रहा हूँ कि मुझे वो बुक चाहिए है। उसके लिए मैं कुछ ऐसा एक्ट कर भी सकता हूँ जो वो कहेगा, या फिर मैं ऐसा कोई एक्ट वो कहेगा कि आपको नहीं करना तो मैं वो भी कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे तो उसकी कंसेंट चाहिए बस, कि वो मुझे कह दे कि हाँ आप ये बुक ले लो, कोई बात नहीं। ठीक है, तो बी पॉइंट बात करते हैं। व्हेन द पर्सन to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted। A proposal when accepted अब become a promise। जब एक प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाता है वो प्रॉमिस बन जाता है। ठीक है, जब हमने सामने वाले व्यक्ति को जिसको हमने प्रपोजल दिया था, जब वो हमारी बात मान लेता है, हमें कंसेंट प्रोवाइड कर देता है, तब हम कहेंगे कि वो जो प्रॉमिस था वो अब एक्सेप्ट हो गया है और उसने रूप ले लिया है प्रॉमिस का। ठीक है गाइस, जैसे ही मैंने उसको कहा कि आपकी कॉन्ट्रैक्ट की बुक मुझे दे दीजिए, उसने कहा ठीक है जी ले लो, कोई बात नहीं। मैंने कहा 1,000 रुपये दूंगा मैं, कहता ठीक है हाँ कोई बात नहीं। तो ये हुआ प्रॉमिस। सी पॉइंट की बात करते हैं जिसमें बताया गया है अ पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमिसर एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमिसी। मैंने प्रोमिस किया था, मैंने प्रपोजल दिया था उनको, मैंने कहा कि आप मुझे बुक दे दीजिए। मैंने प्रपोजल दिया था ना कि आप मुझे आपकी बुक देंगे, ये मैंने प्रपोजल किया था। ठीक है, तो मैं हूँ प्रोमिसर, उन्होंने मेरा प्रॉमिस एक्सेप्ट किया, वो है प्रोमिसी। ठीक है जी। सेक्शन 2D वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंसिडरेशन, इसी का खेल है सब, तो इसकी बात करते हैं। व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और abstained फ्रॉम डूइंग और डज और abstain from doing or promises to do or to abstain from doing something, such act or absistence or promise is called a consideration for the promise। गाइस, थोड़ी टेक्निकल लगती है, मैंने भी 2-3 बार पढ़ा तब जाकर मुझे समझ आई। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर क्या है। इसको यहीं पे रहने दो, आप एक एग्जांपल सुनो और फिर इसको पढ़ेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि क्या कहा है इसने। ठीक है, मैं एक दुकान पर जाता हूँ। अब ऑब्वियस है कि मैं दुकानदार फ्री में तो मुझे कोई चीज़ देगा नहीं, मैं उसका कोई रिश्तेदार तो हूँ नहीं, है ना, तो मुझे कुछ ना कुछ उसको अमाउंट पे करनी पड़ेगी। मैंने उसको कहा कि भाई साहब आप एक काम करो, 2 किलो शुगर तोल दीजिए, आप 2 kg चीनी दे दो मुझे। ठीक है, तो उसने कहा ठीक है दे देता हूँ। उसने मुझे प्राइस बता दिया कि 100 रुपये की हो गई, 100 रुपीज़ की हो गई। मैंने कहा ये लो आपके 100 रुपीज़। ठीक है, ये जो मैंने अमाउंट 100 रुपीज़ पे की है ये है कंसिडरेशन। ठीक है, अब ये कंसिडरेशन किस प्रकार की हो सकती है? सपोज़ कीजिए कि मैंने उसको ये 100 रुपये 2-3 दिन पहले ही दे दिए थे। मैंने उसको कहा कि हाँ मैंने तुझसे लेने थे ना पैसे 100 रुपये, वो काट ले। ठीक है, तो ये हुई पास्ट कंसिडरेशन, जिसमें ये पार्ट बताया गया द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज़ डन। ठीक है, डन।
ये वाला पार्ट। इसमें नेगेटिव में भी जा सकता है कि उसने मतलब कंसिडरेशन इस प्रकार से दी हो कि कुछ ना करने के लिए कहा हो। ये मैं एग्जांपल में इसी की पार्ट को समझा रहा हूँ, ठीक है। फिर क्या होता है कि उसने कहा कि चीनी दीजिए, मैंने कहा चीनी की दीजिए 2 किलो, तो उसने कहा कि हाँ जी 100 रुपये हो गए, मैंने अपने पर्स से निकाले 100 रुपये उसको दे दिए, ये हुई प्रेजेंट कंसिडरेशन। फ्यूचर कंसिडरेशन की बात करें तो मैंने उसको कहा कि 2 केजी चीनी दीजिए, उसने कहा कि आप ये लीजिए चीनी आपकी, मैंने कहा भाई साहब मेरे पास पैसे तो है नहीं अभी, मैं कल दे दूंगा आपको, तो वो होगी फ्यूचर कंसिडरेशन, ठीक है। अब फिर से उसको पढ़ते हैं, फिर पता लगेगा हमें कि पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट का जो है टॉपिक जो है वो कहाँ कहाँ डिस्कस किया है इन्होंने। When at the desire of the promiser, promiser की desire पर, the promisee or any other person has done or abstained from doing or does or abstain from doing or promises to do or to abstain from doing something, such act or absistence or promise is called a consideration for the promise। ठीक है जी, समझ आ गया। ई पॉइंट की बात करते हैं। जितने भी प्रॉमिस हैं या फिर सेट ऑफ प्रोमिसेस हैं वो फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट, ठीक है। जितने भी प्रॉमिस हैं जो एग्रीमेंट के साथ हो रहे हैं, सॉरी कंसिडरेशन के साथ हो रहे हैं, वो क्या कर लाते हैं, एग्रीमेंट है, ठीक है। एफ पॉइंट की बात करते हैं। प्रोमिसेस विच फॉर्म्स द कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। इसका भी एग्जाम्पल समझते हैं। मैं चीनी लेने गया था ना अभी दुकान पे, तो मैंने कहा कि भाई साहब 1 किलो चीनी दीजिए, उसने कहा 100 रुपये दे और चीनी ले जा, ये हुआ रेसिप्रोकल। उसको मुझसे कंसिडरेशन चाहिए, मुझको उससे कंसिडरेशन चाहिए। मेरी कंसिडरेशन ये है कि मैं कहूँगा 100 रुपये तब दूंगा जब चीनी देगा, वो कहेगा 100 चीनी तब दूंगा जब 100 रुपये देगा, ठीक है गाइस। तो ये हो गया रेसिप्रोकल प्रोमिसेस का कंसेप्ट। अब पॉइंट आता है जी, इसमें बताया गया कि जितने भी जो भी एग्रीमेंट है जो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, मतलब हम उनको कोर्ट में जाकर एनफोर्स नहीं करवा सकते, वो जो एग्रीमेंट हैं वो वॉइड होते हैं। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। एच पॉइंट की बात करते हैं। एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो जिनको हम कोर्ट में जाकर एनफोर्स करवा सकते हैं उनके पूरे ना होने पर वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। आई पॉइंट की बात करते हैं, जिसमें बताया कि एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज देयर टू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर और अदर इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? अब देखिए क्या होता है कि मैंने एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं पहले, फिर इसको पढ़ेंगे। मैंने मेरे दोस्त को कहा कि चलो हम ना एक एग्रीमेंट करते हैं, वो भी खुशी खुशी तैयार हो गया कि हाँ करते हैं चलो। तो मैंने एग्रीमेंट किस चीज़ पे किया? मैंने कहा कि आपकी जो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बुक है ये आप मुझे दे दीजिए, ठीक है। अब उसने क्या किया, उसने जो कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ किया वो फ्रॉड के बेसिस पे किया। उसने मुझे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की नई बुक दी और जबकि उसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बुक दे दी। मैं ले आया खुशी खुशी। अब जैसे ही मुझे पता चलता है कि ये तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बुक ही नहीं है, तो ये मेरे साथ फ्रॉड हो गया, ठीक है। तो मेरे पास अब ऑप्शन आते हैं कि ये तो एक तो मैं कहूँ कि कोई बात नहीं यार, मेरे दोस्ती तो है, वैलिड रखते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, मुझे वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक चाहिए थी, वैसे भी तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट करना ही पड़ता किसी के साथ, मैं कॉन्ट्रैक्ट का कर लूँगा, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन की मिल गई मुझे, कोई बात नहीं। एक तो ये ऑप्शन है कि मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड ही रखूँ। दूसरा, अब मेरे पास ऑप्शन आता है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को यहीं वॉइड कर दूँ। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जिनको वॉइड भी किया जा सकता है और वैलिड भी रखा जा सकता है, ठीक है। ये कंसेप्ट आता है कंसेंट वाले में, फ्री कंसेंट वाले में आ जाता है, मिसकंसेप्शन, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ में आता है, ठीक है, कोर्शन में आता है, ये वाला वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। बात करते हैं जे पॉइंट की, जिसमें बताया गया लास्ट पॉइंट है हमारा, अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल। देखिए जब एक जो वॉइड होता है कॉन्ट्रैक्ट, उसमें क्या होता है कि कई प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो वॉइड होते हैं, जैसे कि वॉइड एब इनिशियो भी होता है ना। कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो वॉइड एब इनिशियो होते हैं। वॉइड एब इनिशियो मतलब होता है शुरुआत से ही वॉइड, शुरुआत से ही उनकी कोई वैल्यू नहीं है। अब वो कॉन्ट्रैक्ट को होने के लिए एक लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट ही लॉफुल नहीं है, सपोज़ कीजिए कि हम ये जो देसी कट्टे आते हैं जिसको कहते हैं कि यूपी से ले आया बंदूक वगैरह, तो वो जो बंदूक वगैरह आती हैं जो देसी कट्टे कहते हैं जिसको, अगर उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है एक दूसरे के साथ, तो ऑब्वियस है उसको कोर्ट में जाके तो एनफोर्स नहीं करवा सकता। तो वो जो हैं एग्रीमेंट्स वो हैं वॉइड एब इनिशियो, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं
जो पहले तो वैलिड होते हैं बट बाय द टाइम वो वॉइड हो जाते हैं। सपोज़ कीजिए कि मैंने मेरे दोस्त के साथ फ़ोन का एग्रीमेंट कर लिया कि मैं आपको चाइनीज़ कंपनी के फ़ोन दे दूँगा, ठीक है, ट्रेड हो गया, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सॉरी। तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड भी है, हम कर भी रहे हैं, लेकिन बाय द टाइम क्या होता है, इंडियन गवर्नमेंट चाइनीज़ कंपनी को ही बैन कर देती है उसको। अब उसको ट्रेड करना भी इलीगल हो गया है। तो मैं अगर उसको ट्रेड करता हूँ तो ये तो सब्जेक्ट मैटर ही हमारा इलीगल हो गया ना, तो अब हमारे कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड हो चुके हैं, ठीक है। ये इसमें बताया गया है। गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है। हमने इस सीरीज़ को शुरू कर रखा है, आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा हर वीडियो का। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट को हम एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में, नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आप उसके ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।